दोस्तों, एज ए रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरीके के स्कीम्स हैं। पहला इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और दूसरा डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन को हम लोग समझ चुके हैं। अगर आपने अपने यूनिट्स को 1 साल से पहले बेच दिया तो वहां पर जो हमें गेन या फिर रिटर्न मिलता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, जिस पर हमें जो टैक्स है वो फ्लैट 20% का स्पेशल रेट से देना पड़ता है। और अगर आपने म्यूचुअल फंड यूनिट को 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होल्ड किया और उसके बाद बेचा, मतलब कि इन्वेस्टेड डेट से 1 साल बाद जब आप अपने यूनिट्स को बेचते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, तो जो भी रिटर्न या फिर जो भी आपको गेन होता है उसे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। और इस पर 1,25,000 तक के अमाउंट को रिबेट दिया गया है। और इस अमाउंट से अगर आपका गेन ऊपर जाता है, मतलब एक्सीडेड अमाउंट पर हमें फ्लैट 12.5% का टैक्स स्पेशल रेट से पे करना होता है। ये तो हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग केवल डेट म्यूचुअल फंड की बात नहीं करेंगे, बल्कि अगर आप सैलरीड पर्सन है, बिजनेस करते हैं या फिर अन्य सोर्स ऑफ इनकम है, तो उन सबको मिलाकर के किस तरीके से टैक्सेशन होगा इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात होगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डेट म्यूचुअल फंड में जो टैक्स कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में। क्या कॉम्प्लिकेशन है, पहले इसको समझते हैं। जब 2024 में यूनियन बजट पेश किया गया, उसके पहले 2024 के यूनियन बजट के पहले जो डेट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो डिफाइन होता था वो होल्डिंग पीरियड से जो डिफाइन होता था। अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड के यूनिट को 3 साल से पहले अगर यूनिट को बेच दिया तो वहां पर जो हमें गेन मिलेगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता था। ये याद रखिएगा, 2024 बजट से पहले की व्यवस्था है, ठीक है। 3 साल तक अगर आपने होल्ड किया और 3 साल से पहले अगर उसने आपने यूनिट को बेच दिया तो वहां पर जो हमें रिटर्न मिलेगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाता था डेट म्यूचुअल फंड में। और अगर आपने यूनिट को 3 साल से ज़्यादा समय के लिए होल्ड किया और उसके बाद बेचा तो जो हमें रिटर्न मिलेगा उसे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते थे। यानी कि यहां पर क्या होता था, 3 साल बाद यहां पर यूनिट बेचा जाता था तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाता था। अब जब 2024 यूनियन बजट से पहले की व्यवस्था डेट म्यूचुअल फंड में ये थी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जितना भी होगा उस पर जो हमें टैक्स देना है वो स्लैब रेट के हिसाब से देना है, स्लैब रेट के हिसाब से। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हमें होता था उस पर फ्लैट 20% देना होता था। लेकिन यहां पर हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा रिटेल इन्वेस्टर है, ध्यान से सुनिएगा, कोई एक ऐसा रिटेल इन्वेस्टर है जो कि आज से 20 साल पहले डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आज से 20 साल पहले, ठीक है। तो 20 साल पहले अगर मान लीजिए कि उसने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो इंडेक्सेशन का रूल ये कहता है कि ये जो इन्वेस्टेड वैल्यू है आज से 20 साल पहले, उसका इंडेक्सेशन के तहत आज अगर वो इन्वेस्ट किया रहता तो इसका अमाउंट कितना होता और उसके बाद टोटल अमाउंट में से घटा करके कैपिटल गेन हम लोग यहां पर निकाल रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज से 10 साल पहले, आज 1 लाख का वैल्यू जो है वो 10 साल पहले जो 1 लाख का वैल्यू होगा वो कम होगा। यानी आज से कोई इन्वेस्टर 20 साल पहले अगर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो ये 10 लाख आज से 20 साल पहले की बात हो रही है। और आज के डेट में उस समय का जो 10 लाख होगा आज के डेट में उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। तो इंडेक्सेशन का रूल ये कहता है कि सबसे पहले जो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना होगा वो कैसे हम लोग निकालते हैं, जो आज का अमाउंट है उसमें से जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था ये वाला 10 लाख, इसको हम लोग घटाते हैं। तो इंडेक्सेशन का रूल ये कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको नहीं घटाना है, बल्कि उस 20 साल पहले जो 10 लाख का वैल्यू था उसका आज के डेट में क्या वैल्यू है, जो हम इन्फ्लेशन देखते हैं उसको एडजस्ट करने के बाद से इसका वैल्यू आज के डेट में बढ़ जाएगा। तो जब जाहिर सी बात है, जब टोटल अमाउंट आज के डेट में जितना हुआ है कैपिटल गेन को मिलाकर के और प्रिंसिपल अमाउंट को मिलाकर के, अगर आज के डेट में हम इस 10 लाख की बात करेंगे तो जाहिर सी बात हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा। और जब प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगा तो हमारा जो कैपिटल गेन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि
अगर 2024 के पहले के बजट की बात करते तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा इंडेक्सेशन का लाभ लेकर के कम आता था और हमारी टैक्स लायबिलिटी कम बनती थी, हमें 20% का टैक्स देना होता था। लेकिन 2024 के यूनियन बजट में पूरी व्यवस्था ही बदल दी गई है डेट म्यूचुअल फंड को लेकर के। मैं 2024 के बजट की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, क्योंकि 2025 के बजट में डेट म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, यानी कि 2024 के बजट में जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था आज भी लागू है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, अब 2024 के बजट में यह घोषणा किया गया कि जो होल्डिंग पीरियड है, जिससे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, वहां पर पहले 2024 के यूनियन बजट से पहले 3 साल का थ्रेशोल्ड डेट माना जाता था। 3 साल से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसको होल्डिंग पीरियड को घटा दिया गया 2024 के बजट में और 3 साल से घटा करके 2 साल कर दिया गया। मतलब कि अगर आपने अपने डेट म्यूचुअल फंड यूनिट को 2 साल तक होल्ड किया और 2 साल से पहले ही बेच दिया, तो वहां पर जो हमें कैपिटल गेन होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला गया। कितना क्या बोला गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो हमें टैक्स देना है वो स्लैब रेट के हिसाब से देना है, स्लैब रेट के हिसाब से। वहीं पर अगर आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को, ध्यान से सुनिए, अगर आपने म्यूचुअल फंड यूनिट को 2 साल से ज़्यादा समय के लिए होल्ड कर लिया तो वहां पर जो हमें टैक्स लगता है वो हमें लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तौर पर। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ये अब घटा करके 12.5% कर दिया गया। पहले कितना था? 20% था, अब घटा करके 12.5% कर दिया गया। लेकिन यहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आज से 20 साल पहले भी अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया होगा तो उसका आज के डेट में वैल्यू नहीं निकाला जाएगा, बल्कि उसको हम लोग 10 लाख ही कंसीडर करेंगे आज भी। जबकि इससे पहले व्यवस्था यह थी कि हमारा 20% टैक्स तो लगता था लेकिन उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। अब यह बेनिफिट नहीं मिलेगा और जो 20% लगता था उसको घटा करके 12.5% कर दिया गया है। और जो आपका पहले का प्रिंसिपल अमाउंट था वही प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा और उस पर फ्लैट 12.5% के हिसाब से हमें टैक्स देना है। लेकिन यह व्यवस्था कब की है? अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 से पहले किया हुआ है। अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसको कभी भी आपने बेचा तो यह व्यवस्था आप पर लागू होगी कि मतलब 2 साल से कम समय के लिए आपने होल्ड किया और उसके बाद बेच दिया 2 साल से पहले ही, तो स्लैब रेट जो हमारा लगता है उसके हिसाब से हमें टैक्स देना है। और अगर आपने 2 साल से ज़्यादा समय के लिए होल्ड रखा और उसको बेचा तो उस पर हमें फ्लैट 12.5% का टैक्स देना है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। लेकिन यह व्यवस्था तब होगी जब आपने 31 मार्च 2023 से पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। लेकिन अब अगर यह जान लें कि 31 मार्च 2023 के बाद 31 मार्च 2023 के बाद अगर आपने म्यूचुअल फंड डेट म्यूचुअल फंड के यूनिट को खरीदे हैं तब कैसे टैक्सेशन का रूल लगाया जाएगा? तो यहां पर जो होल्डिंग पीरियड था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, यानी कि 2 साल 3 साल ये जो व्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सब कुछ व्यवस्था खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब कि आप कोई भी गेन करें चाहे लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म, जब खत्म ही हो गया तो अब जो आपका इस पर टैक्स लगाया जाएगा वो टैक्स स्लैब के हिसाब से लगाया जाएगा, टैक्स स्लैब के हिसाब से। मतलब कि अगर आपने अपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 के बाद किया है, इसके बाद की मैं बात कर रहा हूं, इससे पहले किया होता तो अभी जो हमने बताया कि इंडेक्सेशन का रूल खत्म करके फ्लैट 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से देना है। और वहां पर जो होल्डिंग पीरियड था वो 2 साल किया गया था, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2022 के माफ कीजिएगा 31 मार्च 2023 के बाद किया हुआ है तो आपका शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, क्योंकि चूंकि होल्डिंग पीरियड खत्म कर दिया गया है तो किसी भी प्रकार का गेन है तो उस पर हमें जो टैक्स देना है वो टैक्स स्लैब के हिसाब से देना है। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमें 1,25,000 तक का रिबेट दिया गया है, क्या इसमें मिलता है? नहीं, इसमें नहीं मिलेगा। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 1,25,000 का हमें रिबेट नहीं मिलता है, ठीक है। यहां पर 31 मार्च 2023 के बाद अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को कभी भी बेचे डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, उस पर जो हमें टैक्स पे करना है वो टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से ही पे करना है, ठीक है, स्लैब रेट के हिसाब से, ठीक है। मतलब कि एक सिंपल कैलकुलेशन अगर हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 के बाद किया है, ठीक है, और आने वाले 10 साल बाद मैं पैसा निकालता हूं, मान लीजिए मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया था जो कि अमाउंट बढ़ करके मान लेते हैं 15 लाख हो गया, तो हमारा कैपिटल गेन कितना बना?
टोटल जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को घटा देंगे तो 5 लाख हमारा कैपिटल गेन बना, 5 लाख कैपिटल गेन बना। अब हमें यह देखना है कि जो 4 लाख तक हमारी बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट है, 4 लाख तक तो हमें टैक्स जीरो देना है, क्योंकि टैक्स स्लैब अगर आप देखेंगे 0 से 4 लाख तक हमारा टैक्स कितना है, नील है। 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25%, और 24 प्लस लाख से 30% का हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो 4 लाख तक का बेसिक जो एग्जाम्प्ट लिमिट है उसके अंतर्गत चूंकि टोटल हमारी अर्निंग कितनी हुई है, 5 लाख हुई है, तो 4 लाख तक जीरो हो गया। अभी भी हमारे पास 1 लाख अमाउंट बचा हुआ है। चूंकि मैंने आपको बताया कि 1,25,000 का जो रिबेट इक्विटी में मिलता है वो यहां पर नहीं मिलेगा, यानी ये जो 1 लाख बचा उस पर हमें फ्लैट कितना टैक्स देना है, इस रेट के हिसाब से टैक्स देना है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि चूंकि इक्विटी में जो म्यूचुअल फंड से हमें कैपिटल गेन होता है वो 87A का रिबेट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं एलिजिबल है? क्योंकि वहां पर जो हमें टैक्स देना होता है वो स्पेशल रेट से देना होता है। तो स्पेशल रेट से जो भी टैक्स लगाया जाता है वो 87A का रिबेट वहां पर नहीं मिलता है। लेकिन डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में चूंकि टैक्स स्लैब के हिसाब से रेट लगाया जा रहा है, यानी कि यहां से जो भी हम कैपिटल गेन अर्जित करेंगे वो 87A का रिबेट लेने के लिए एलिजिबल होगा। जब एलिजिबल होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 लाख तक की इनकम अगर आप डेट म्यूचुअल फंड से करते हैं तो वो पूरा का पूरा इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। चूंकि यहां पर टोटल अर्निंग ही इनकी 5 लाख थी जो कि 12 लाख के अंदर है, तो इनकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन जाएगी, हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, सीधे तौर पर 0 रुपया बन जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन अगर यहीं 5 लाख का कैपिटल गेन अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता इससे पहले, बाद नहीं पहले किया होता, तब कैसे टैक्स लगता? तब जो टैक्स लगता उनका वो पहले की जो व्यवस्था थी उसके हिसाब से। और पहले की व्यवस्था क्या थी कि अगर आपने 2 साल तक अपने यूनिट को होल्ड किया तो वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब के हिसाब से, स्लैब के रेट से, ठीक है। और अगर आपने 2 साल के बाद बेचा तो वहां पर जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो कैसे टैक्स लगेगा? वो टैक्स लगेगा 12.5% फ्लैट, और वहां पर इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो इसके हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि अब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, इससे पहले वाला उम्मीद करता हूं आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि मान लीजिए कि किसी का लॉन्ग टर्म किसी का डेट म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है उसके बाद से जो उनको 15 लाख का मान लेते हैं कि उनको कैपिटल गेन हुआ। अगर ये इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 के बाद हुई है, 31 मार्च 2023 के बाद हुई है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। जो भी हमें यहाँ पर कैपिटल गेन हुआ है डेट म्यूचुअल फंड से वो हमें टैक्स स्लैब के हिसाब से देना है। और चूंकि टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर आपका अमाउंट 12 लाख तक है तो आप 87A का रिबेट लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। चूंकि ये अमाउंट 12 लाख से ऊपर चला गया इसलिए अब 87A का रिबेट हमें नहीं मिलेगा और टैक्स स्लैब के हिसाब से हमें टैक्स देना होगा। जैसे कि 0 से 4 लाख तक हमें नील देना है, 4 से 8 लाख तक यानी 4 लाख के अमाउंट पर हमें 5% का टैक्स देना होता है। 4 लाख का 5% जो अमाउंट आता है वो 20,000 आता है। 8 से 12 लाख के अमाउंट पर हमें 10% का देना है, यानी कि 4 लाख के अमाउंट पर 10% यानी 40,000 हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है। हमने 12 लाख तक टैक्स दे दिया, हमारा टोटल इनकम 16 लाख है। अगला स्लैब होता है 8 से 16 लाख तक जिस पर हमें 15% का टैक्स देना होता है। लेकिन चूंकि हमारी टोटल सैलरी ही 15 लाख हो रही है, मतलब कि ये डेट म्यूचुअल फंड से, तो 15 में से माफ कीजिएगा ये 12 लाख से 16 लाख के बीच होता है। तो 15 लाख में से 12 लाख घटाएंगे तो बचा हुआ अमाउंट 3 लाख है और उस 3 लाख पर हमें फ्लैट 15% का टैक्स देना होगा यानी कि 45,000। तो टोटल हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन जाएगी? ये 20,000, ये 40,000, कितना हो गया 60,000 और ये 45,000, 1,05,000 हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। अब ये टैक्स लायबिलिटी जो बना 1,05,000, इस पर हमें 4% एक्स्ट्रा एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। तो इसका 4% निकालने के बाद से टोटल जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी वो 1,09,200 रुपये की बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मान लेते हैं कि अब एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करते हैं जो कि सैलरी से भी वो अर्न कर रहा है, इसके अलावा उसका बिजनेस भी है, इसके अलावा मान लीजिए डेट म्यूचुअल फंड में भी उसने इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विटी में भी उसने मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट किया है, इसके अलावा उसको रेंटल इनकम भी होता है। ठीक है, इसके अलावा वो डिविडेंड भी पाता है,
इसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता है। तो यहां से अगर सब उसकी अर्निंग हो रही है, मान लेते हैं सैलरी से उसको 7 लाख का अर्निंग हुआ, बिजनेस से मान लेते हैं 5 लाख का उसको अर्निंग हुआ, डेट म्यूचुअल फंड में मैं ये मान रहा हूं कि 31 मार्च 2023 के बाद उसने इन्वेस्टमेंट किया है और जब इसको बेचता है तो मान लेते हैं इस पर उसको 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। इक्विटी में चूंकि डेट में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन इक्विटी में अभी भी है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैं मान लेता हूं उसको जो हुआ वो 2 लाख का हुआ और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो उसका हुआ वो उसको हुआ 5 लाख का हुआ। यहां तक क्लियर हो गया। रेंट से मान लेते हैं कि उसकी टोटल अर्निंग जो है वो 2 लाख की हो गई, डिविडेंड से उसकी अर्निंग 1 लाख हो गई और इंट्राडे से अर्निंग 1 लाख हो गई। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए कौन सा यहां पर स्पेशल रेट से टैक्स अप्लाई किया जाता है, ये वाला जो है इक्विटी वाला वो स्पेशल रेट से लगता है, स्पेशल रेट। बाकी जो है, जो सैलरी हो गया, बिजनेस हो गया, डेट हो गया, रेंटल इनकम हो गया, डिविडेंड हो गया, इंट्राडे हो गया, ये सब जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से लगाया जाता है। जो टैक्स स्लैब के हिसाब से रेट हमें लगाया जाएगा उस पर ही 87 का रिबेट हमें मिलेगा। इस वाले पर तो हमें 87 का रिबेट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इन सभी सैलरी को जोड़ लेते हैं कि कितना अमाउंट हो रहा है। लेकिन आपको यह समझना है कि जो रेंटल इनकम होता है, ध्यान से देखिएगा, रेंटल इनकम, इस पर अगर रेजिडेंशियल रेंट है तो उस पर 30% का हमें डिडक्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि 2 लाख का 70% 1,40,000 यहां पर अमाउंट आ जाता है। यानी कि 2 लाख हमें टोटल रेंट मिला था, लेकिन 30% हमें डिडक्शन देखने को मिल जाएगा और अब हमारी रेंट से इनकम 1,40,000 मानी जाएगी। सैलरी से अगर देखा जाए तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको देखने को मिल जाएगा, यानी 6,25,000 उसकी सैलरी से अर्निंग मानी जाएगी। अब सबको जोड़ते हैं, देखिए 5, 6, 11, अभी 25,000 को अलग रखते हैं कैलकुलेशन इजी रखने के लिए। 11 और डेट वाला भी चूंकि टैक्स स्लैब के हिसाब से ही जाएगा, तो 11 2 13, 13 1 14, 1 15, 15 और 1 16 और 40 ये और 25 ये, 16,65,000 टोटल इसकी अर्निंग कितनी हो रही है, 16,65,000। चूंकि ये 12 लाख से बियॉन्ड चली गई, इसलिए अब जो टोटल इसकी अर्निंग हो रही है उस पर 87A का रिबेट इसको देखने को नहीं मिलेगा। 87A का रिबेट देखने को जब नहीं मिलेगा तब किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, तो 12 लाख तक के इनकम पर जो इनकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी वो कितना बन जाएगा, 12 लाख तक 60,000 इनकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, 12 लाख तक 60,000 इनकी टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। और इसके बाद से अभी भी इनके पास जो बचा है वो 12 लाख से 16 लाख तक के 4 लाख के अमाउंट पर इनको 15% का टैक्स देना है। यानी कि 15% का टैक्स, यानी 4 लाख का 15%, 60,000 वहां से बन जाएगा और 16 लाख तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी भी इनका कितना बचा हुआ है, 65,000 बचा हुआ है। इस 65,000 पर हमें 20% के हिसाब से टैक्स देना है। 65,000 पर 20% के हिसाब से हमारा टैक्स बन जाएगा 13,000। तो टोटल इनकी जो टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी 1,33,000 इनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, 1,33,000। ठीक है, ये कौन से हमने देख लिया, जो स्लैब रेट के हिसाब से जो टैक्स लग रहा था उस पर इनकी 1,33,000 टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। अभी स्पेशल रेट वाला हमारा बचा हुआ है। स्पेशल रेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 2 लाख हुआ था, इस पर फ्लैट हमें 20% देना है। 2 लाख का 20% यानी कि 40,000 यहां से बना। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इनको 5 लाख हुआ था, इस 5 लाख में से 1,25,000 पहले हमें माइनस करना है। बचा हुआ जो अमाउंट है 3,75,000, उस 3,75,000 पर हमें 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि आता है 46,875 रुपए। ठीक है, अब देखिए, अब टोटल हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन जाएगी। ये वाला जो हमारा टैक्स स्लैब के हिसाब से हुआ था, ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबको मैं जोड़ता हूं, सबको जोड़ते हैं तो देखिए कितना आता है, 1,33,000 प्लस 40,000 और प्लस 46,875। सबको जोड़ने के बाद से जो वैल्यू आती है वो आती है 2,19,875 रुपये। अब ये जो हमारा टोटल टैक्सेबल अमाउंट हो गया, इस पर 4% का एक्स्ट्रा हमें सेस देना पड़ेगा। तो चूंकि 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और अगर 4% ले करके इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल का मैं 104% निकाल देता हूं। टोटल का 104% अगर हम लोग निकालें तो वैल्यू आती है यहां पर देखिए 2,28,670 रुपये। यानी कि टोटल जो उसकी अर्निंग सैलरी से, बिजनेस से, डेट म्यूचुअल फंड से, इक्विटी म्यूचुअल फंड से, रेंट से, डिविडेंड से, इंट्राडे से मिला करके 16,65,000 हुई थी, उस पर टोटल जो उसको टैक्स पे करना होगा वो 2,28,670 रुपये का पे करना होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।